नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम हैं नेपाल में और अगले आधे घंटे में हम आपको सुनाएंगे नेपाल के आत्मसंघर्ष की कहानी, नेपाल के मधेशियों और पहाड़ियों के पहचान के सवाल और सरकार को उनके बीच तालमेल स्थापित करने की कोशिशों की दास्तान। नेपाल प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से भरपूर एक देश। जनसंख्या विविधताओं से भरी, मगर भौगोलिक रूप से हर तरफ से जमीन से घिरा, यानी कहीं भी उसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती। उत्तर में चीन तो दक्षिण, पूरब और पश्चिम में भारत। आबादी पर गौर करें तो तरह तरह के लोग, पहाड़ी, मधेशी और हिमालय, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। भाषाएं भी अनेक हैं। राजनीति में भी इतनी ही विभिन्नता है। माओवादी, वामपंथी और मध्यमार्गी कांग्रेसी से लेकर राजतंत्र की समर्थक ताकतें तक मौजूद हैं। नेपाल का आत्मसंघर्ष इन सभी तरह की विविधताओं के बीच लोकतांत्रिक तरीके से तालमेल बिठाने को लेकर है। हम हैं भक्तापुर शहर में। इसे नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और पुरातात्विक महत्व की जगह है। 2015 के भूकंप में इस जगह को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी, लेकिन नेपाल के लोग, नेपाल की सरकार और यहाँ के कारीगर और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वजह से इस जगह का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यह है नेपाल का भक्तापुर, पुरातात्विक लिहाज से अहम। इसे नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। यहाँ की सड़क और भवनों का खास रूप रंग सहज ही अपनी तरफ खींच लेता है। अप्रैल 2015 को आए भूकंप ने मध्य नेपाल के इस इलाके को झकझोर दिया। यहाँ कुछ नष्ट हुआ और कुछ आज तक मरम्मत के इंतजार में अपनी जगह खड़ा है। करीब 9000 लोग मरे और अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ। फिर भी दुनिया के लिए नेपाल का आकर्षण घटा नहीं। Suddenly there was a big shake. So suddenly the houses started shaking and there was a hue and cry. So we came to know that it's a big earthquake. And that day I came to know that my house collapsed completely and my 2 family members, they also passed away due to the earthquake. फिर आया 19 सितंबर 2015। नेपाल ने अपना नया संविधान घोषित किया। नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। और इससे यहाँ एक दूसरी तरह का भूकंप आया। इस राजनीतिक भूकंप ने पूरे नेपाल में उथल-पुथल मचा दी। 5 महीने तक ऐसा लगा जैसे नेपाल ठहर गया हो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने पीने के सामान, सबकी किल्लत। मधेशियों के असंतोष ने नए संविधान के भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा दिया। हम खड़े हैं भारत नेपाल सीमा पर। अभी हम जहां खड़े हैं वह नेपाल में है, बीरगंज में। और ये जो गेट देख रहे हैं वह नेपाल का गेट है और इस गेट के उस पार भारत है और इस पार नेपाल। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एक देश से दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी वीज़ा और बिना किसी पहचान पत्र के लोग आबाद जा सकते हैं। यही भारत और नेपाल संबंधों की खूबियां हैं और इसकी कुछ कमियां हैं जिसे दोनों देशों की सरकारें और दोनों देशों की जनता मिलजुल कर हल करने का प्रयास कर रही है। नेपाल अब मधेशी, पहाड़ी और दूसरे जन समुदायों को एक राजनीतिक सूत्र में
बांधने के संघर्ष में जुटा है। इससे यहाँ राजनीतिक अस्थिरता की आशंकाएं भी पैदा हुई और जब नेपाल में ऐसा हो तो भारत उसके असर से बच नहीं पाता। भारत ने हमेशा यहाँ पे डेमोक्रेटिक फोर्सेस को सपोर्ट किया है, उनका समर्थन किया है, और जो यहाँ के शासक वर्ग थे उन्होंने हमेशा इस तरह के सपोर्ट को नेपाल विरोधी सपोर्ट बताया, इसीलिए इस तरह की भावना बढ़ाई। फ्रॉम टाइम टू टाइम इस तरह की भावना बढ़ाई जाती है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इसमें हमारा फ़ायदा होगा। यह है भारत और नेपाल के बीच का वह पुल जिस पर तकरीबन 5 महीने सारा आवागमन बंद रहा। इस पर मधेसियों ने डेरा डाल रखा था। इन लोगों की शिकायत है कि नेपाल के नए संविधान में उन्हें पहाड़ी और हिमालयी लोगों के बराबर अधिकार नहीं मिले। पिछला 70 साल में नेपाल में ये 7वां संविधान आया है। तो ये इस तरह से संविधान बनाया गया है इस देश में और बनाया जाता रहा है कि जिसमें मधेसी लोगों को स्टेट अफेयर्स में पहुंचने से कहीं न कहीं अवरोध है। दुर्भाग्य ये रहा कि आपको 37-38 दिन तक जो आंदोलन चला तो काठमांडू ने उस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया। सबसे दुख की बात ये है तो काठमांडू के एलिट ने, काठमांडू के पॉलिटिशियन ने अथवा जो मेजर पार्टी ने काफ़ी इग्नोर कर दी उसको। जब नाका एक ब्लॉकेड के रूप ले लिया, थोड़ा सा काठमांडू में जो पेन फील शुरू हुआ, उसके बाद काठमांडू ने फील किया कि मधेश में आंदोलन भी हो रहा है। देखिए, नए संविधान में नेपाल को 7 राज्यों में बांटा गया है, लेकिन मधेशियों का कहना है कि उनके इलाके को इस तरह बांटा गया है जिससे वे राजनीतिक रूप से कमजोर बने रहेंगे। उनका आरोप है कि नए संविधान में जानबूझकर उनकी उपेक्षा की गई है। हम लोग का कहना है कि हमारी जो एक बेसिक लाइन जो कांग्रेस एमाले माओवादी मधेसी दल के सहमति से जो आयोग कमीशन बना था, वो कमीशन का जो रिपोर्ट था, वो कमीशन का रिपोर्ट एक बॉटम लाइन होना चाहिए। हिमाल पहाड़ तराई है, नेपाल खेती वाले जगह तो तराई में है। उनको सिंचित करने के लिए तराई में डैम करके नहीं कर पाएंगे, पहाड़ में डैम करना होगा। और वहाँ जो पहाड़ के ज़मीन है वो तो डूब जाएंगे और वहाँ से नहर ले जाना पड़ेगा तराई में। इसको अगर क्षेत्रीयतावादी कटुता का भावना हम फैलाएंगे, इधर भी नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा, उधर खेत सूखे रहेंगे, इधर पानी बहता जाएगा। मधेसियों का कहना है कि नए संविधान में भाषा और संस्कृति को प्रांत बनाने का आधार नहीं बनाया गया है, इसलिए नई व्यवस्था अव्यवहारिक रहेगी। पहला संविधान सभा से ही एक समिति भी गठन हुई थी। वो दुनिया के बहुत सारा जगह में ये संघीयता, मुझे नहीं लगता है कि नेपाल ही एक पहला है। संघीयता संघ जहाँ है, वहाँ जहाँ संघीय यूनिट सब बना है, तो उसका कुछ आधार रहा है। विवाद नागरिकता की नई कसौटियों को लेकर भी है। नए प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई नेपाली किसी गैर नेपाली से शादी करता है तो वह गैर नेपाली नेपाल की नागरिकता ग्रहण करने के बाद भी नेपाल के संवैधानिक पदों पर आसीन नहीं हो सकेगा। नेपाल सरकार का तर्क है कि ऐसी व्यवस्था कई देशों में है। नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स आप मंत्री तक बन सकते हैं, सेना के जनरल तक हो सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, एमपी हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, सब कुछ, मगर देश का राष्ट्र प्रमुख नहीं, सरकार प्रमुख नहीं, संवैधानिक अंग के प्रमुख नहीं। ये दुनिया में जहाँ भी होता है। अच्छा, अमेरिका में उसका सिटीजन ही हो, बाहर पैदा हुआ है नहीं होगा। मधेसियों की मांग है कि सरकारी नौकरियों और राजनीतिक संस्थाओं में उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वे नेपाल के संविधान में किए गए आरक्षण की व्यवस्था से खुश नहीं है। समस्या यह है कि हमारा जनसंख्या 51% है। 51% जनसंख्या में रहने वाले लोगों को यदि आप सेना देखते हैं तो आपको 1 लाख सेना में 98,000 सिर्फ वही लोग हैं, 2,000 हम लोग हैं, तो ये समानता नहीं हुई, ये विभेद हुआ। और इस विभेद में हम लोग यह चाहते हैं कि नेपाली सेना सिर्फ पहाड़ के लोगों का नहीं है, पूरे नेपाल का है। तो 51% मधेसी है, तो आपको 1 लाख है तो 51,000 मधेसी को रखिए। हमारा स्पष्ट मांग यह है। मधेसी वो लोग हैं जिनका रहन सहन, पहनावा और बोलचाल
बिहार या उत्तर प्रदेश के लोगों जैसा है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के कारण उनके वैवाहिक संबंध भी पड़ोस के भारतीय इलाकों में बनते हैं। मधेश का पूरा इलाका भारत से सटा हुआ है। साथ ही इस इलाके की जमीन खासी उपजाऊ है। मधेशियों की भारतवासियों से एकरूपता के कारण ही नेपाल के कई राजनीतिक दलों ने इस समुदाय के आंदोलन के पीछे भारत का हाथ बताया। मधेशियों ने जब नेपाल भारत सीमा पर बने मुख्य प्रवेश को बंद कर दिया तो नेपाल सरकार ने गैर मधेशियों को समझाया कि भारत सरकार ने नेपाल के खिलाफ नाकेबंदी कर दी। हमारे नेपाल में बहुत प्रॉब्लम है, जो पेट्रोल का लाइन अभी पब्लिक ने बहुत दुख पाया है, क्योंकि इंडिया ने जुन नाकाबंदी किया। इंडिया ने नाकाबंदी किया कि मधेसी लोगों ने नाकाबंदी किया? इंडिया लोग ने नाकाबंदी किया। नहीं, मधेसी आंदोलन कर रहे थे ना, इंडिया ने कैसे नाकाबंदी कर दी? वो तो शायद इंडिया के चालबाजी है। नाकाबंदी तो खुला है, लेकिन अभी तक लोग लाइन में बैठना पड़ रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट इंडिया से प्लस हमारे सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। उधर मधेशियों के मन में भी करवाहट भरी हुई है। वे मधेश आंदोलन के नेताओं से भी खफा हैं। उनका कहना है कि बिना मांगे पूरी हुए मधेश नेताओं ने आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। 50-60 आदमी मारा गया, कुछ नहीं मिला। आखिर जो मारा उसको फिरौती तो कुछ मिला चाहिए नहीं, वो भी नहीं मिला। जो मांग था मधेसी का वो भी कुछ नहीं मिला। हम लोग बैठ गए, जाओ भाई तुम लोग जो करना है जो करो। मधेसियों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महीनों तक यह इलाका उबलता रहा। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। नेपाल भारत सीमा को उन्होंने पूरी तरह जाम कर दिया था। इससे भारत से आने वाले सामान का आना बंद हो गया था। तेल और गैस की सप्लाई बाधित हो गई थी। आंदोलन के दौरान पुलिस ने कई जगह गोलियां चलाई। करीब 65 लोग पुलिस की कार्रवाई में मारे गए। मांग जो था मांग नहीं दिया। आंदोलन 3 महीना हम लोगों से कराया। जनता वहीं पर रही, नेता को किसी को पता नहीं था। वहां पर एक बैग बंद कर दिया। मधेशियों के आंदोलन ने नेपाल के समाज और राजनीति पर गहरा असर छोड़ा है। हालात आज भी पूरी तरह सामान्य नहीं है और आगे हम देखेंगे कि नेपाली नेता इस हाल से निपटने के लिए वहां क्या कर रहे हैं। मगर फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नेपाल ने नया संविधान बनाया, लेकिन यह संकट की जड़ बन गया। मधेसी जनसमुदाय इससे खफा हुए। जरूरत थी कि नेपाल के राजनीतिक दल मधेशियों की बात सुनते, उन्हें आश्वस्त करते, मगर वे मधेशी आंदोलन की सारी तोहमत भारत सरकार पर लगाने में मशगूल हो गए। एंटी इंडिया फीलिंग क्यों है? इसके कई वजह हो सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि कुछ लोग इस तरह की भावना को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उनका व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ इसमें होता है या उनको फायदा होता है। राज्यसभा टीवी ने मधेशी आंदोलन वापस होने के 1 महीने बाद नेपाल के हालात का जायजा लिया। हमने पाया कि उस समय भी लोगों की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। हफ्ता में 2-3 बार इसलिए लाइन हो रहा है। अच्छा। डेली रोज नहीं बढ़ता है। अच्छा, और सेम प्राइस में मिलता है? हाँ, सेम प्राइस मिलता है। प्राइस ज्यादा नहीं, पैसा ज्यादा नहीं। दूसरे ब्लैक में कितना पड़ेगा तो ज्यादा। ब्लैक में मिलता है यहाँ पेट्रोल? कभी कभी मिलता है, बाहर मिलता है, पेट्रोल पंप में नहीं। अब मधेश आंदोलन खत्म हुए 1 महीने हो गए, लेकिन फिर भी ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं, इतनी लंबी लाइन यहाँ के नौजवानों की मोटरसाइकिल लिए हुए, आप समझ सकते हैं कि नेपाल की स्थिति क्या है ईंधन के मामले में।
ये हाल नेपाल के सभी जिलों में था। पेट्रोल तो कहीं कहीं मिल भी जाती थी, लेकिन डीजल की भारी किल्लत थी। वीरगंज तो नेपाल की सीमा से सीधा जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां भी डीजल का भारी अभाव था। जब हमारी गाड़ी का डीजल खत्म होने लगा तो हमें वीरगंज छोड़कर भारत के रक्सौल में जाकर डीजल लेना पड़ा। कल डीजल आया था 8,000 लीटर, वो बेचकर बिक्री हो गया। और कल ही पेट्रोल आया था। पेट्रोल आज के लिए प्रशासन ने आज के लिए टाइम तो का, इसीलिए आज बांट रहे हैं 4,000 लीटर। अभी कितने लोगों को पुगता है मालूम नहीं। इस तरह की किल्लत ने पहाड़ी समुदाय के अंदर अपनी छाप छोड़ी और यह साफ है कि बीते 5 महीने की घटनाएं पहाड़ी और मधेशी अवांग के बीच एक दरार छोड़ गई है। देश आंदोलन हो रहा था, उसको आप लोग सपोर्ट करते हैं या आप लोग को उससे कोई मतलब नहीं या विरोध करते हैं? वो तो हम लोग विरोध भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन इधर में सब बंद हो गया। गैस नहीं मिलता था, हाँ, पेट्रोल नहीं मिलता था, सब बंद हो गया। इसीलिए हम लोग को तंग हो गया। और वो लोग करेगा तो अपना मांग रहेगा, लेकिन ये बंद करने से हम लोग को बहुत दुख हुआ है। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पहल पर आंदोलन खत्म हुआ जब उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया। उन्होंने मधेशियों की मांगों पर कुछ आश्वासन दिए, एक आयोग बनाने का फैसला हुआ। आंदोलन स्थगित हुआ और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और कई अन्य भारतीय नेताओं से उनकी बातचीत में दोनों देशों के बीच पनपी कई गलतफहमियां दूर हुई। The main vision of my coming to India was to clear misunderstanding and apprehensions that surfaced in the last few months following the promulgation of Nepal's constitution. In my meetings with the President, Vice President, Prime Minister Modi and other senior Indian political leaders, having exchanged views with them in a frank and friendly atmosphere, I am convinced that whatever misunderstanding was there doesn't persist anymore. लेकिन मधेसी अभी नेपाल सरकार पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिखते। अंदर ही अंदर एक नए आंदोलन की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। आंदोलन हम लोग का चलिए रहा है। एक नया प्रोग्राम ले आया जिसमें हस्ताक्षर अभियान है मधेश आंदोलन के पक्ष में। एक हल्ला बोल कार्यक्रम जो सदर मुकाम में, जैसे परसा जिला का सदर मुकाम वीरगंज हुआ, यहाँ हल्ला बोल कार्यक्रम एक जगह पर गैदरिंग होके मधेश आंदोलन के संबंध में मधेश आंदोलन के पक्ष में आवाज़ उठा। हम लोगों का कहना है जब तक संविधान में आपका संशोधन करके आपका उसमें जो विभेदकारी जो कुछ उसमें धाराएं सब है वो आप जब तक नहीं संशोधन कीजिएगा तब तक हमारे आंदोलन जारी रहेगा। मधेशियों में शायद इतना असंतोष नहीं होता अगर उनके इलाके के विकास पर पहले ही नेपाली सरकारों ने ध्यान दिया होता। हाँ, आप गए होंगे बॉर्डर में तो आप एक नारायणी सब रीजनल हॉस्पिटल देखे होंगे, तो वो समुदाय वो आपका वो हॉस्पिटल एक डॉक्टरे बता रहे थे, वो थोड़ा ही दूर चले जाइएगा आपका भरतपुर, तो यहाँ 3.5 करोड़ का बजट रहता है। भरतपुर का जिला जो एक अस्पताल है उसमें 16-17 करोड़ का रहता है। आज सत्ता इन्हीं के हाथ में, पैसे कहिएगा जी, मनी जो इन्हीं के हाथ में, पॉलिसी इन्हीं के हाथ में। अब विकास मधेसी नहीं किया। यह सही है कि नेपाल में कई ऐसे इलाके हैं जो खासे विकसित हैं। पोखरा मिसाल है कि नेपाल की पूर्व सरकारों ने जहां चाहा वहां विकास हुआ है। पोखरा की यह मशहूर गुफा, दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। How did you like it? Oh, it's a wonderful place. Yeah, the people are so friendly and the scenery is amazing. And
Great food as well. Yeah, great food. Yeah. Great travel links. Very easy to get around. So is Nepal safe for women and tourists? Yeah, absolutely. Yeah, I feel very safe here. Yeah. No one bothers me. No one, just lets me get on. Yeah, it's great. हम अभी खड़े हैं काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के सामने। शिवरात्रि का समय है और यहाँ नेपाल में भारत से आने वाले लोगों की संख्या तकरीबन सबसे ज़्यादा होती है। भारत और नेपाल के बीच समानता की इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल कोई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में कुछ संशय होते हैं जिन्हें बार बार ठीक करने का प्रयास किया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर खासकर भारत के सैलानियों के लिए आकर्षण का एक खास स्थल है। हमारी टीम जब नेपाल में थी तो उसी दौरान महाशिवरात्रि का त्यौहार आ गया। पशुपतिनाथ मंदिर में उस रोज लाखों की भीड़ उमड़ी, लेकिन सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित रहा। यहाँ कोई भारत विरोधी भावना नजर नहीं आई। साधु सन्यासियों का तो हम इंतजार कर रहे हैं, जो कि 5-5.5 हज़ार यहाँ आए हैं। उसमें ज़्यादातर करीब 95% भारत के साधु संत लोग ही हैं। और उनके लिए मतलब लकड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। उनके लिए रहने के लिए, ठहरने के लिए और भोजन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और लोगों के लिए इस जो तिलगंगा में है, अग्रवाल समाज उसको मैनेज किया है। भारत और नेपाल की जनता में सदियों पुराने संबंध हैं। दोनों देशों में सांस्कृतिक जुड़ाव है। यही कारण है कि राजनीतिक समस्याएं दोनों देशों की जनता में स्थायी दरार नहीं डाल पाती। ये पॉलिटिक्स का बात है। जो मधेश का जनता है बहुत सीधा साधा जनता है। नेता की बात मत छोड़िए, सीधा साधा जनता है। और पहाड़ का जनता में भी भेद नहीं है। अभी भी देखिए, मैं मधेश गए थे तो वहाँ एक निम्न परिवार ने मुझे लेकर जाकर खाना खिलाया, सब कुछ किया। जनता में बहुत अच्छा संबंध है। कोई नहीं है। भारत और नेपाल के बीच ऐसे कई मौके आए हैं जब लगा है कि दोनों के बीच कुछ मुद्दों पर तनातनी बढ़ रही है, लेकिन दोनों देशों की जनता ने मामले को बखूबी संभाल लिया है और जिसे कहते हैं रोटी बेटी का संबंध, वह फिर कई बार स्थापित हुआ। अब जरूरत इस बात की है कि दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को समझें। भारत की अपेक्षा है कि नेपाल उसकी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर गौर करे। उधर नेपाल अगर अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए किसी और देश की तरफ हाथ बढ़ाता है तो इससे भारत को आहत नहीं होना चाहिए। Nepal needs to own India's security concerns. Nepal should not give a feeling to any Indian people or the authorities that Nepal becomes a loose end in terms of Indian securities. That we really need to own nationally. Another thing, because of our topography, we have a lot of natural resources, our mountains, our rivers, and there should be common use of Nepalese resources between Nepal and India. नेपाल के लोगों को भारत में जो सुविधाएं हैं वो उन्हें दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। लाखों नेपालियों को भारत में रोजगार मिला हुआ है। Akhilesh, you know very well that our age-old ties with Nepal are unique and special. They are characterized by an open border based on shared history, geography, culture, close people-to-people ties, mutual security, and close economic linkages. We have at present 26 land customs stations with Nepal, of which 10 can handle commercial cargo trucks. 2 integrated checkpoints at Raxaul Birganj and Jogbani Biratnagar are under construction, and 2 more at Sonauli Bhairava and Nepalganj Road Nepalganj will be undertaken in the next phase. 2 rail links between Jogbani Biratnagar and Jayanagar Bijalpura Bardibas are under construction, and 3 more between Nepalganj Road Nepalganj, New Jalpaiguri Kakarbitta, and Nautanwa Bhairava will be undertaken in the next phase. An MOU on the Raxaul Amlekganj petroleum pipeline was signed in August 2015. The 600 megawatt Muzaffarpur Dhalkebar transmission line was inaugurated last month, and India, as you know, is already exporting 330 megawatts of electricity to Nepal.
2/3 of Nepal's global trade is with India, and over 90% of their third country exports and imports transit through India. Millions of Nepalese live and work in India, and hundreds of thousands crisscross the open India-Nepal border every single day. But our relations with Nepal have their own natural logic. भारत और नेपालियों के संबंध में गाहे बगाहे कड़वाहट क्यों पैदा हो जाती है? इन सवालों पर दोनों देशों में गहरे मंथन की जरूरत है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हो या नेपाल में लोकतंत्र लाने का संघर्ष, दोनों देशों ने साथ साथ अपनी लड़ाइयां लड़ी हैं। मुसीबत के वक्त वे एक दूसरे के मददगार बने हैं। तो मधेसियों से नेपाल की बाकी आबादी का अलगाव क्यों? इनकी संस्कृति भले ही भारत के कुछ समुदायों से मिलती जुलती है, लेकिन वो नेपाल के नागरिक हैं। और इस तरह हम आप पहुंचे अपनी इस रिपोर्ट के अंत में, लेकिन आपसे विदा लेने के पहले एक बात साझा करना चाहते हैं। राजनीतिक संघर्ष और आंदोलन हर देश में होते हैं, लेकिन शासक समुदाय को चाहिए कि वह उन तबकों को अपने आसपास राजनीतिक और शासकीय मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास करे, ताकि वे अलग थलग महसूस न करें। नेपाल की समस्या और मधेसियों की मांगों का यही समाधान संभव है। राजसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सरोज और संजय के साथ काठमांडू से अखिलेश सुमन की तरफ से आज बस इतना ही। अगली रिपोर्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।